नमस्कार। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे महानुभाव से जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए हिंदी में लेखन कार्य भी किया है। तो आइए हम मिलते हैं श्री संतोष कुमार शुक्ल जी से उर्फ संतोष रंजन जी से। तो संतोष जी, कृपया में हमें कुछ बताएंगे? मैं 1977 से लेकर 2013 तक लगभग 35 वर्ष केंद्रीय गृह विभाग की सेवा में था और वहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक पद से मैं रिटायर हुआ। और इस दौरान पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर थी, तो करीब 7 वर्ष में कश्मीर था और देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः मध्य प्रदेश के भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ जैसी जगहों में मेरी पदस्थापना रही और इस प्रकार से मेरा ये प्रशासनिक जीवन था। और आप लेखन कार्य के बारे में कुछ बताएंगे? लेखन का देखिए ऐसा था कि मैं 1973 में सागर विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेरा पूरा परिवार साहित्यकारों का है और संस्कृत और हिंदी के स्कॉलर्स रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, मेरा बड़ा लड़का, ये सभी संस्कृत के स्कॉलर्स हैं। मैं अपने परिवार में उस पीढ़ी में आके इकलौता लगभग साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन उस समय पिताजी चूंकि संस्कृत विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, वहीं मैं विद्यार्थी था, तो हमारे जो संस्कार हैं वो साहित्य के बचपन से ही रहे, संस्कृत और हिंदी के। और हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों से, विशेष रूप से आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर प्रेम शंकर, इस तरह मूर्धन्य, और संस्कृत में डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जो कि वर्तमान में बड़ा चर्चित नाम है, इन सब लोगों का संसर्ग रहा, इनका सत्संग रहा और पढ़ने लिखने का शौक शुरू से ही है। तो आपने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए लेखन कार्य किया, आपने दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया? मेरे लिए तो देखिए ऐसा रहा शुरू से कि साहित्य एक प्रेरणा रही मेरे जीवन की, और प्रशासनिक में, केंद्रीय गृह विभाग में बहुत ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों से मैं मतलब सन्नद्ध रहा, तो उसमें बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। आप जैसा कि जानती हैं कि किस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा को चतुर्दिक खतरे हैं, तो जब भी कोई क्षण हमको मिलता था इस तरह से, और जब कभी हार थक के बैठ जाते थे, तो साहित्य ही हमको प्रेरित करता था। आपने प्रशासनिक सेवा में रहते हुए किस तरह के कार्य किए वहां पे आपने? मैंने जैसा कि आपको बताया कि देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी, जिसमें कि ये कह सकते हैं कि पर्सनल सेक्रेटरी सिक्योरिटी, उसके बाद में विभिन्न जो हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी, औद्योगिक सुरक्षा और अन्य प्रकार की सुरक्षा से जितने भी जुड़े हुए मतलब आयाम हैं, उन सब में हम कभी न कहीं उससे जुड़े रहे, उसमें पदस्थ रहे। इस प्रकार से मुझे बड़ा गर्व, आपको बताते हुए बहुत चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि सुरक्षा के जितने भी मतलब जो है वो एवेन्यूज हैं, उन सब से हमारी सेवाएं जुड़ी रही। बहुत अच्छे। आपको सेवा काल में रहकर क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई? कुछ ईश्वर की बड़ी कृपा रही, ईश्वर की हमारे ऊपर, तो उसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सहकर्मियों का, अपने कलीग्स का, अपने वरिष्ठ साथियों का, अपने अधिकारियों का, जिन्होंने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया, और उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए मुझे मतलब जो है वो केंद्रीय गृह विभाग के 2 बहुत महत्वपूर्ण पदकों से नवाजा गया, जिसमें इंडियन पुलिस मेडल मुझे 2005 में मिला जब मैं रायपुर में पदस्थ था, और उसके बाद 2013 में मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला जब मैं भोपाल में था। और ये दोनों सभी मेरे सुरक्षा से जुड़ी हुई गतिविधियों को लेकर ही ये हमको पुरस्कार मिले। आपके सेवा काल में रहते हुए आपको कोई ऐसा कार्य जो कि आपको आत्मसम्मान से भर देता हो, तो ऐसा कुछ हमें बताएंगे? मुझे जहाँ तक कि मतलब
आप जानती हैं कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले संवेदनशील तो हैं ही, लेकिन एक अपने आपको वाइड एक्सपोजर देते हैं। और ऐसे उसमें मुझे विशेष रूप से सबसे अधिक प्रसन्नता होती थी जब मैं एनजीओ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से मिलता था। और बड़ी-बड़ी विभूतियों से मुझे एनजीओ सेक्टर्स में जुड़े हुए उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कुछ मैंने जो है उनके साथ कई बार कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। ऐसी विभूतियों में मैं प्रथमतः जिनका नाम लेना चाहूँगा, जो मेरे स्मरण में इस समय आ रहे हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा, वो हैं श्री पीवी राजगोपाल, जो कि एकता परिषद जैसे राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं और जल, जंगल और जमीन के मुद्दों से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भोपाल में 1984 में गैस त्रासदी हुई, तो गैस त्रासदी से जुड़े हुए और शिक्षा कार्य से जुड़े हुए बहुत से संगठनों के मैं संपर्क में आया। उसमें अधिकांश बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही सेवा भाव से, बड़ी तत्परता से और निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। उनके साथ जुड़कर, उनके साथ कुछ क्षण बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। आप जैसे लोगों की सेवा की वजह से ही आज देश इतना आगे है, इतना प्रगति कर रहा है, तो धन्यवाद। और अब आप अपने हिंदी में जो आपने किताबें लिखी हैं उनके बारे में कुछ हमें बताएं कृपया। देखिए, ऐसा था कि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, बीएससी और एमएससी में। लेकिन कुछ ऐसी एक विडंबना रही कि मैं साइंस का विद्यार्थी था लेकिन पढ़ता साहित्य था। तो एक सामंजस्य मेरे जो पढ़ने में, वो ईश्वर की कृपा है कि मुझे अच्छा पद मिला, मुझे अच्छी नौकरी मिली और सब कुछ ईश्वर ने मुझे जीवन में दिया, लेकिन मैं पढ़ता तो साहित्य ही था। और ये कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि कुछ ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही कि जब मैं 8वीं में पढ़ता था, उस समय तक मैं नीरज को पूरा पढ़ चुका था और नीरज को मैं अपना काव्य गुरु मानता हूँ। विशेष रूप से जो रूमानी उस समय के गीतकार थे, नीरज, सोम ठाकुर, पंडित रमानाथ अवस्थी, इन लोगों को पढ़ना, तो कहानी, उपन्यास, कविता, ये मेरे पढ़ने के ये मेरी रुचियों में शामिल थे। और उसके बाद फिर मैंने विदेशी उपन्यासकारों का, विदेशी कथाकारों को, क्लासिकल और जो बाद के जो कंटेम्पररी जो राइटर्स थे, उन सभी को मैंने पढ़ा है। तो आपका जो उपन्यास है थेल्मा मेरी कोरेली के बारे में हमें कुछ बताएंगे? बहुत ही रोचक इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। मैरी कोरेली की एक किताब, जो कि अपने समय की, मैरी कोरेली आपको मैं बताऊं कि 19वीं शताब्दी की ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। बहुत ही चर्चित और विवादास्पद थी। विवादास्पद इस मायने में कि एक तो उस जमाने की फेमिनिस्ट हम उनको कह सकते हैं, महिला उत्थान की बात करने वाली 19वीं शताब्दी में, महिला साक्षरता की और महिलाओं की वरीयता की बात करने वाली, और दूसरा धर्मांधता के खिलाफ आवाज उठाने वाली वो साहित्यकार थी। तो उनकी सबसे पहली पुस्तक मैंने 1971 के आसपास पढ़ी, द सोल ऑफ लिलिथ। द सोल ऑफ लिलिथ, उसके बाद में फिर मैं पढ़ के भूल गया कि मेरे दिमाग सिर के ऊपर से गुजर गई, इतनी दुरूह उसकी सामग्री, उसकी विषय वस्तु बहुत ही कठिन थी। रहस्य, रोमांच और मेटाफिजिकल सब्जेक्ट के ऊपर वो पुस्तक थी, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व पर। बाद में संयोग में से भोपाल में 1994 में मुझे फिर वो पुस्तक पढ़ने के अवसर मिला, तो उसका मर्म समझ में आया और मैंने संकल्प किया कि मैं मैरी कोरेली के कृतित्व को लोगों के सामने लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैरी कोरेली की जो द सोल आपको दिख रही होगी पुस्तक, बिल्कुल। ये अनुवाद दिल्ली के यश पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया 2014 में। और इस पे मैंने रायपुर में रहते हुए 5 वर्ष की मेरी मेहनत का ये फल है। और इसको पाठकों ने बहुत सराहा, इस पुस्तक को। और दूसरी मैरी कोरेली की पुस्तक है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, थेल्मा। ये अभी 2020 में प्रकाशित हुई है। और जिस तरीके से वो पुस्तक अपनी मेटाफिजिकल और अलौकिक थीम के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार थेल्मा भी नॉर्वे के बैकड्रॉप पर लिखी हुई एक पुस्तक है।
तो इस प्रकार से मैं मैरी क्वेरी की राइटिंग से बहुत प्रभावित रहा और उनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि भले ही उन्होंने गीता नहीं पढ़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही ईमानदार जिंदगी जीने की प्रेरणा देने वाली, जीवन में सत्य के अलावा कभी सत्य के मार्ग से विचलित न होने की बात करने वाली ऐसी लेखिका दुर्लभ हैं। इसलिए मैं मैरी क्वेरी को सबके सामने लाना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद में आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? रिटायरमेंट के बाद देखिए, एकदम से जब आदमी रिटायर होता है तो कुछ दिन तो शौक में रहता है। तो काफी समय तक मैं शौक में था और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं यहाँ पर, चूंकि मेरे पुलिस के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, पुलिस एकेडमीज में मैं गेस्ट लेक्चरर था काफी वर्षों तक। उसके बाद में 2015 में मैं सेंट्रल पुलिस एकेडमी में मैं फैकल्टी मेंबर था। यहाँ पे अब वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड एकेडमी है। 2017 में मैं केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में सलाहकार था। अपने एनजीओ से जुड़ाव के कारण इसका मुझे लाभ मिला और नंद कुमार साय जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और अब जो वर्तमान में देखिए ऐसा है कि वो पूजा पाठ, पढ़ना लिखना, यही मेरी दिनचर्या में शामिल है। ईश्वर की कृपा से मेरी 4 पोतियां हैं, उन चारों पोतियों को मैं शाम को घंटे 2 घंटे पढ़ाता भी हूँ। इस तरीके से अपना जीवन चल रहा है। तो आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने जीवन का निष्कर्ष आने वाली पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि भौतिकता और भौतिक सुख साधन जीवन में आवश्यक जरूर हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इस भौतिकता से परे भी एक जीवन है। एक हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है, सामाजिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन है। तो इस मटीरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा अलग हटके हमको अपनी पुराने मूल्यों के विषय में, हमारी वैल्यूज के विषय में सोचना होगा। पूरी तरीके से हम भौतिक न हो। ऐसा न हो कि हम अपने परिवार से, हम अपने समाज और देश से कटते चले जाएं इस भौतिकता की उड़ान में। सही बात है। आजकल की पीढ़ी इन सबको थोड़ा सा अपने से परे मानती है। उनको अपना ही एक वर्ल्ड दिखता है, अपना ही एक जगत दिखता है। तो और ये मोबाइल के आने के बाद में शायद ज्यादा ये हो गया है कि हम अपने ही जगत में रहते हैं। तो बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे कि कोई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हो। ये बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये सब सुख सुविधाएं होती तो आज इस तरह से मैं आपके सामने बैठकर साक्षात्कार न दे रहा होता। तो इनकी अपनी उपयोगिता, इनकी यूटिलिटी भी है, लेकिन साथ ही साथ मतलब इनमें वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इनको लोग एक्सप्लॉइट कर सकें, मिसयूज कर सकें। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बहुत अधिक आदमी रिजर्व हो जाएगा, सबसे कट जाएगा और सिर्फ एक खिलौना हाथ में लेकर घूमता रहेगा। तो उसके दुष्परिणाम जो सामने आएंगे तो वो आप जानती ही हैं कि किस तरीके से बच्चे अवसादग्रस्त हो जाते हैं, और अवसादग्रस्त होने के बाद किस तरह से कभी आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। सही बात है। तो आप समाज में किस तरह के बदलाव देखना चाहेंगे? समाज में देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिनको हम रोक नहीं पाते, और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमारी मतलब जो है महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो बदलाव समाज में सामने आते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा विभक्त होते जा रहे हैं क्लासेस में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में, कास्ट मतलब सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों को, इन मुद्दों को लेके जो बढ़ती जा रही है, तो इन सबको लेके कहाँ हम बात करते हैं, ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हमारा आचरण इसके विपरीत है। तो हमें चाहिए कि हम जिस तरीके से पुराना जो हमारा जो देश था, जिस तरीके से सबके साथ हमारे संबंध थे, तो हम सही मायनों में सेकुलर बनने की कोशिश करें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपने बताया कि आप पुलिस विभाग में आपने शिक्षा दी है। पुलिस को जो भोपाल में नेशनल पुलिस एकेडमी है वहां पर, तो पुलिस वालों की जो स्थिति है आज, आप उस पे कुछ अपने विचार देना चाहेंगे? अब उसमें तो बहुत कुछ आप परिचित हैं, ज़्यादा कहना उसमें ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें बहुत ही अधिक जज्बा है काम करने का,
और दूसरा किसी से अप्रभावित रहकर काम करने का, मतलब अनइन्फ्लुएंस काम करने का जज्बा है। और मुझे बहुत उम्मीद है नई पीढ़ी से कि वो बदलेगी स्थिति को। सही बात। तो आपकी कोई कविता, आपने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं, आपकी कोई कविता जो भी आपको पसंद हो, कृपया हमें सुनाएं। जी हाँ, मूलतः कविता की जब बात चलती है तो मैं गीत भी लिखता रहा, नई कविताएं भी लिखी। और अभी आपने जैसे मेरे परिचय में देखा होगा कि मैं निबंध लिख रहा हूँ। निबंध संग्रह मेरा लगभग एक तैयार हो चुका है, विभिन्न विषयों के ऊपर, और उसमें कुछ ललित निबंध भी हैं। तो एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय कविताओं में से मेरी एक है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। हमारी राह में पत्थर बहुत आए, कभी उनसे न घबराए। हमारी राह में पत्थर बहुत आए, कभी उनसे न घबराए। मगर मैं सोचता हूँ पत्थरों में बहुत कुछ परिचित मिलेंगे, जो जो बहुत खाते शपथ थे मीत वो अपने मिलेंगे। झूठ के बाजीगरों के फिर मिलेंगे काफिले, साथ ठोकर के बढ़ूंगा फिर उन्हें मैं साथ ले। हमारी राह में पत्थर बहुत आए, कभी उनसे न घबराए। मैं झुकाता शीश भी उन पाहनों को, घाव छेनी के हथौड़ों को सभी जिनको मिले हैं। मैं झुकाता शीश भी उन पाहनों को, घाव छेनी के हथौड़ों के सभी जिनको मिले हैं। फूट कर जिनको मधुर निर्झर बहे हैं, मैं झुकाता शीश भी उन पाहनों को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विचार है इस कविता में आपके। तो रंजन जी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपके बारे में जानकर, आपके विचारों को जानकर, आपका जैसा नाम है, आपका जीवन भी उसी संतोष से भरा हुआ है, ऐसा लगा, इससे प्रतीत हुआ। तो आपके विचारों से आने वाली पीढ़ी को काफी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा लगता है। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं बहुत ही संकोचशील व्यक्ति रहा हूँ, लिखता पढ़ता हुआ भी 30 वर्ष के बाद प्रकाशित हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देख रहे हैं इंस्पिरेशन स्थान। आगामी वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने कमेंट्स देना न भूलें। धन्यवाद।